आदाब, नमस्कार। मैं हूं रिज़वान ख़ान। आपके लिए लेकर आए हैं आज भी एक बहुत ही ख़ास शुमारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही मशहूर शख्सियत, एक अज़ीम फ़नकार के साहबज़ादे शाहिद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब के साहबज़ादे हैं और कई बार हम आपसे मुलाकात कर चुके हैं शाहिद साहब। सबसे पहले हम शुक्रगुज़ार हैं आपके, वालेकुम अस्सलाम, कि आपने फिर ये मौका हमें दिया है, क्योंकि पिछली कई दफ़ा आपसे मुलाकात हो चुकी है और ये बहुत शर्फ़ की बात मैं समझता हूँ कि आपसे मुलाकात करना या इस हॉल ऑफ फेम में आना या रफ़ी साहब के घर में आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की मोहब्बत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी आज तकरीबन 42 साल हो चुके हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को गुज़रे हुए, लेकिन रफ़ी साहब की याद कभी जाती नहीं है। कोई शख्स ही शायद ऐसा होगा जो रफ़ी साहब को याद ना करता हो, उनके गाने ना सुनता हो। दुनिया भर में कोने कोने में उनके गाने आज भी गूंज रहे हैं। पहला सवाल तो शाहिद साहब, क्योंकि बहुत बात आपसे हमेशा हो चुकी है, तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब की याद जाती नहीं है, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? क्यों नहीं जाती दिल से याद? जी, मैं ये समझता हूँ कि मतलब हमारे अब्बा जो थे वो बेशक बहुत अच्छे गायक थे। उनकी आवाज़ ऐसी आवाज़ थी, मैं समझता हूँ जैसे एक मुलायम मलमल का जो कपड़ा होता है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मतलब उनके अंदर ऊपर वाले ने ऐसी क़ुव्वत दी थी कि मतलब वो अपना हर किस्म के गाने गा सकते थे। तो और साथ साथ में उनकी सादगी, उनका जो मैं समझता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, ही वाज अ ग्रेट पर्सन। मतलब अपना बहुत ही नरम दिल के, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन, दयालु किस्म के इंसान। हर चीज़ उनमें इतने गुण थे माशाल्लाह, अच्छे गुण थे, जो कि अपना मैं समझता हूँ कि कोई बुराई चीज़ है ही नहीं थी। इसी वजह से लोग उनको याद करते हैं। और उनके साथ साथ उनकी सादगी, बचपना, मैं समझता हूँ। और जब भी वो बात करते थे, इतने सॉफ्ट बात करते थे कि हम लोगों को कान लगाना पड़ता था कि अपना अब्बा क्या कह रहे हैं। तो और आप वही सोचिए कि मतलब वही इंसान जब रिकॉर्डिंग में जाता है तो याहू करके गाना गाते हैं, कोई बोल नहीं सकता था। इनफैक्ट अपने मैं आपको एक बताऊँ, मेरी बहन का, जब वो एक बार पहली बार जब गई थी अब्बा के शो के अंदर, मेरी बड़ी बहन, तो जिस तरीके से वो घर में रहते थे, तो उस हिसाब से अपना हर बच्चा जो था, मतलब अपने उनकी औलाद, तो ये समझते थे कि अब्बा बहुत ही सॉफ्ट किस्म के इंसान है। वो अपने जब स्टेज पे गए, जब उन्होंने याहू गाए तो घबरा गई मेरी बहन। तो बोले कि ये हमारे अब्बा हैं जो अम्मा से कह रही हैं। बोले कि हाँ, ये तुम्हारे अब्बा है, देखो स्टेज पे क्या हो जाता है इनको। तो मैं समझता हूँ कि उनकी सादगी, उनका भोलापन, उनकी जो मतलब क्या बोलूँ, ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। यही वजह है कि दुनिया भर में उनको लोग याद करते हैं, क्योंकि फ़नकार तो बहुत आए, बहुत गए, लेकिन रफ़ी साहब एक ऐसे, क्योंकि हम बात करें अगर के.एल. सेगल साहब की, वो भी बहुत बड़ा नाम था अपने वक्त का, लेकिन शायद ही उनको इतना याद किया जाता हो जितना कि रफ़ी साहब को, या और किसी सिंगर की हम बात करें। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि रफ़ी साहब बहुत ज़हीन शख्स है, माशाल्लाह, इंटेलेक्चुअल किस्म की शख्सियत थी, क्योंकि उनको पता था कि लोगों को क्या चाहिए, यानी ऑडियंस है, चाहे वो टीवी की हो या लाइव ऑडियंस हो। ये बात बखूबी समझते होंगे वो। मतलब अभी जैसे मैं आपको एक और अपना एग्जांपल दे सकता हूँ कि मतलब अब्बा जब भी रिकॉर्डिंग पे जाते थे, आप मतलब काफ़ी टाइम के बाद, मतलब जब रिकॉर्डिंग पे जाते थे, तो वो हमेशा पूछते थे कि फिल्म का सिचुएशन क्या है, अच्छा। और किसके ऊपर पिक्चराइजेशन होने वाला है। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए वो फिर अपना उस हिसाब से वो अपने आप को ढाल देते थे कि अपना अगर शम्मी कपूर गाएगा तो वो किस तरीके से गाएगा, राजेंद्र कुमार गाएगा तो किस तरीके से गाएगा, धर्म जी गाएंगे तो किस तरीके से गाएंगे। तो उनके दिमाग में वो बैठ जाते थे। और ये मैं आपको ये बता देता हूँ, अब्बा खुद कहते थे कि ये मुझे अल्लाह की देन है, ये ऊपर वाले की देन थी उनको, जो कि उनकी आवाज़, वो जब भी अपना रिकॉर्डिंग में, जैसे कोई भी सिंगर रिकॉर्डिंग के बाद अपना जब रिकॉर्डिंग हो जाती थी तो एक रूम में जाके सुनते थे कि गाना कैसे हुआ क्या नहीं। तो गाना सुनते टाइम पे कोई भी अंदर घुसता था, बोलते थे वाह रफ़ी साहब वाह क्या अच्छा गाए। वो इशारा करते थे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ हूँ नहीं, मेरी औकात ही नहीं है, ये बस ऊपर वाले ने जो मेरे को दिया है वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही करवा रहा है मुझसे बस। तो ही वॉज अ गॉड फियरिंग पर्सन।
बहुत ही अल्लाह का डर था, उनको खौफ था, और बस अल्लाह की देन थी उनको। बिल्कुल। और रफ़ी साहब की हम क्योंकि बहुत सारी बातें हैं करने को तो, लेकिन वक्त की कमी होती है, आप भी मसरूफ़ रहते हैं, फिर भी लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ बातें ऐसी आपसे निकालें कि हमारे जो ऑडियंस है, व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, उनको, क्योंकि रफ़ी साहब के आप भी जानते हैं कि दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं। हम जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लिखा भी गया है, बहुत बार आपने शायद बोला भी है कि उस दिन क्या हुआ था, रमज़ान का महीना था। मैं चाहूँगा अगर आप, गुजारिश आपसे कि आप बयां कर सकें कि उस दिन क्या हुआ था। हालांकि काफ़ी लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन एक मुख्तसर साहब मैं आपको बता दूं कि उसी दिन अब्बा की रिहर्सल चल रही थी। 9 बजे अपना आए थे, बंगाली भजन की रिहर्सल चल रही थी। तो म्यूज़िक डायरेक्टर आए हुए थे और रिहर्सल कर रहे थे। रिहर्सल के टाइम पे अब्बा को दर्द उठा था, थोड़ा सा दर्द उठा था, तो लेकिन अब्बा ने बर्दाश्त किया और अपना रिहर्सल पूरा किए। रिहर्सल पूरा करने के बाद जब म्यूज़िक डायरेक्टर सब चले, जो आए थे, वो जब चले गए, तब अब्बा ऊपर आए, हमारा बंगला हुआ करता था, ऊपर आए। ऊपर आके अपना एक कबाट है अब्बा का अपना, जिसमें सब दवाइयाँ, अम्मा की, अब्बा की दवाइयाँ रहती थी, तो अपना कबाट खोल के उन्होंने एक गोली निकाले। हमारी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी, उनको उस वक्त 103 104 बुखार था, तो बिस्तर पे पड़ी हुई थी। तो उन्होंने देखा अब्बा को अपना गोली निकालते हुए, तो बोले क्या हुआ? तो बोले कुछ नहीं, सीने में ऐसा कुछ जलन हो रही है, ये सोडामेंट ले लूँगा मैं, ठीक हो जाऊँगा, हो सकता है गैस वैस हो या कुछ ऐसा। तो लेकर नीचे उतर गए। अम्मा को डाउट हुआ था, अम्मा फिर अपना उसी हालत में अम्मा नीचे आई, अपना ज़मीन, वो सीढ़ी के ऊपर बैठ गई, बंगले का जो सीढ़ी होती है उसके ऊपर बैठ के अब्बा को देख रही हैं। दूर से हॉल था, हॉल के अंदर तो अब्बा ऐसे ही बैठे हुए थे। तब उन्होंने अपना, हमारे मामू जो कि अब्बा के सेक्रेटरी भी थे, ज़हीर नाम था उनका, तो अम्मा ने अपना बोले कि ज़हीर इधर आओ, देखो साहब को कुछ तकलीफ़ हो रही है, देखो क्या है। तो मामू गए और देखे तो अब्बा के अपना नाखून पूरे नीले हो गए थे, ब्लू। तो अम्मा को बोला गया कि मतलब उनके नाखून एकदम ब्लू दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बोले डॉक्टर को अभी के अभी बुलाओ, अम्मा ने कहा। तो डॉक्टर के अपने एकदम बाजू में अपने, हमारी फैमिली डॉक्टर थी चंदिरा मनी, तो डॉक्टर चंदिरा मनी साहब आए, उन्होंने देखे, उनको भी डाउट हुआ, तो उन्होंने हार्ट स्पेशलिस्ट को इमीडिएटली बुलाया। वो आने के साथ साथ वो उन्होंने एक गैस सिलेंडर भी लेकर आए साथ में। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने क्वाइटली, मतलब एकदम धीमे से कहा कि इनको अटैक आया है। तब अपना सब घबरा गए अपना, फिर वो ऑक्सीजन उनको लगाया गया था, तो बोले कि इनको हॉस्पिटल ले जाएगा। अब्बा को फिर अपना जब लेके जा रहे थे तो अब्बा बोले मैं पहले बाथरूम जाना, तो लोग पकड़ रहे थे उनको, बोले नहीं मुझे पकड़ो, मैं जा सकता हूँ। आप यकीन करिए अब्बा खुद चल के गए, वॉशरूम गए, वॉशरूम से निकले, फिर गाड़ी में बैठे, बोले कि एम्बुलेंस, बोले नहीं मैं एम्बुलेंस में अपनी गाड़ी में जाऊंगा। गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के अपना नेशनल हॉस्पिटल गए। फिर उधर उनको इमीडिएटली अपना उनको आईसीयू में लेकर गए। अब जब आईसीयू में लेकर गए तो नेशनल हॉस्पिटल उस वक्त मतलब ठीक ठाक था, लेकिन उनके पास पेस मेकर नहीं था। उन बोले पेस मेकर लगाना ज़रूरी था। तो हमारे अब्बा के जो फैमिली अपना हार्ट स्पेशलिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर मोदी, तो उनको फ़ोन लगाया गया था। ही प्रैक्टिसेस इन, ही यूज्ड टू, अभी वो भी नहीं रहे, बॉम्बे हॉस्पिटल में। तो जब अपना उनको फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपना एम्बुलेंस भेज रहा हूँ यहाँ से, और कुछ डॉक्टर्स भी भेज रहे हैं, तो उनको इमीडिएटली अपना, मैं जब तक यहाँ पे अपने सब तैयारी करता हूँ, उनको इमीडिएटली, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर टू डॉक्टर बात हुई थी, तो इमीडिएटली उनको अपना एम्बुलेंस में डालिए, अपना उनको भेजिए, यहाँ पे मैं अपने सब बंदोबस्त करता हूँ। एम्बुलेंस आई, वहाँ पे पेस मेकर नहीं था नेशनल हॉस्पिटल में। अब्बा को एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पे लेकर गए, एम्बुलेंस में डाले और एम्बुलेंस निकल गया। हम लोग गाड़ी में अपना आए पीछे पीछे। तो डॉक्टर कहते हैं जो अंदर थे कि नेशनल हॉस्पिटल से बॉम्बे हॉस्पिटल जो फासला था
उसी दरमियान अब्बा को 3 अटैक आ चुके थे एम्बुलेंस के अंदर। तो जाहिर सी बात है अपने 3 अटैक मतलब इट्स अ बिग थिंग, मतलब कमज़ोर हो गए तो हार्ट तो ऑब्वियसली कमज़ोर हो ही जाता। फिर इमीडिएटली जब अपना हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको लेकर गए ऑपरेशन थिएटर में। इमीडिएटली दे हैड पुट दी पेस मेकर, और फिर अपने जब पेस मेकर लगाया आफ्टर सम आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद जब बाहर निकले उनको आईसीयू में लेकर जाने के लिए, तो बोले कि पेस मेकर लगाया गया, यस। तो उनको आईसीयू में लेकर गए, लेकिन फिर भी अभी नहीं, ही वॉज नॉट स्टेबल बिकॉज ऑब्वियसली इतना अटैक्स आ चुके थे। ही वॉज नॉट स्टेबल, आईसीयू में लेकर गए थे, और आई थिंक बाई 10:30 डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ही इज़ नो मोर। सेम डे, मतलब जो भी कुछ हुआ सेम डे, एक ही दिन में अपना पूरा हुआ। इट वॉज नॉट कि अपना ही वॉज एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल और फिर 4-5 दिन वो अपना ही सफर्ड एंड ऑल, नो, ही वॉज इमीडिएटली आई मीन टेकन टू द हॉस्पिटल एंड रातों रात अपना उनका इंतकाल हो गया। तो दिस वॉज द बेसिक, मतलब जैसे मैंने बताया हुआ, बीच में तो काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी, लेकिन दिस वॉज द मेन थिंग्स, आई मीन व्हाट हैपेंड टू डैड। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। तो कुछ ऐसी आखिरी बात रफ़ी साहब ने, हो सकता है उनको अंदाज़ा तो हो गया हो, या क्या उस वक्त जहन में चल रहा हो तो वही बता सकते हैं, अल्लाह जानता है। लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो जाने वाला होता है उसको अंदाज़ा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपसे या बहन से या आपकी वालदा से कुछ जिक्र किया हो या कुछ कहा हो कि ऐसा करना या वैसा कर लेना? वहाँ पे तो सब अपना तफरा तफरी में थे अपना, और किसी के हाथ में काफ़ी पूरा, मतलब समझ लीजिए फैमिली आ गई थी वहाँ पे। सिर्फ हमारे भाई नहीं आए थे क्योंकि उन लोग सब लंदन में रहते थे। उन लोगों ने बहुत कोशिश कर रहे थे कि अपना टिकट मिल जाए और अपना आ जाए इधर, बहुत कोशिश की है, लेकिन अपना नहीं आ पाए। लेकिन सबके हाथ में अपना, किसी के हाथ में कुरान, किसी के हाथ में पारा, मतलब सब अलग अलग अपने ये था उनके हाथ में, पढ़ रहे थे कि मतलब अल्लाह ताला अपना, हाँ बस के नहीं, इंतकाल नहीं हुआ था उस वक्त। अच्छा। हाँ, बस ये कि मतलब अपना ठीक हो जाए। बस उन्होंने बस एक बार कहा था कि मतलब अपने वो जब अम्मा थी अंदर, अम्मा बतानी कि जब अम्मा थी अंदर आईसीयू में, तब अपने अब्बा बोले यार क्या कर रहे हो तुम लोग यार, ये सब मत करो, मैं अपने एकदम ठीक हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो फिर अम्मा ने जब उठ गए थे, जितने डॉक्टर्स थे उनके, तो अम्मा ने बोली कि आप लेटिए आराम से, डॉक्टर अपना आपका इलाज कर रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे तो आपको लेकर जाएंगे घर पे। बस इतनी बात थी। बोले अच्छा तुम कहती हो तो मैं लेटता हूँ, तो लेट गए थे। फिर हमारी बहन आई, बड़ी बहन, फिर वो भी अपना, फिर अम्मा हमारी बाहर गई, थोड़ा सा अपना आंखों में नमी थी तो वो नहीं दिखाना चाह रही थी अब्बा को, तो बाहर गई। तो हमारी बहन आई, वो कुरान पढ़ते गई अपने, वो तो बंद कर देते ना आईसीयू में अपने पर्दा, आप बाहर पढ़ रही थी। थोड़ी देर के बाद अपने डॉक्टर आया, बोले कि इज़ नो मोर। तब और उसके बाद क्योंकि कहते हैं कि जब अगले दिन जब ये ख़बर फैल गई आग की तरह, और ज़ाहिर बात है कि हर कोई शख्स था जो रफ़ी साहब से वैसा ताल्लुक़ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ आवाज़ सुनता था, जानता था, वो भी रो पड़ा। मतलब फूट फूट कर रोए। कई ऐसे किस्से आते हैं, देखिए आज भी मतलब गूज़बम्स मुझे आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो उस दौर में ना था, ना मैं पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरा जो जुड़ाव है रफ़ी साहब के साथ, वो जो बातें मैंने सुनी है, एक जहन छवि बन जाती है उस दौर की कि क्या क्या हुआ होगा। क्योंकि आपके जब चहीता फ़नकार, या फ़नकार भी ना हो, एक चहीता या बहुत करीबी इंसान जब जाता है दुनिया से, तो आप लोगों को तो ज़ाहिर बात है बहुत धक्का लगा होगा, क्योंकि घर का एक बड़ा और आपके वालिद, तो उसको तो बयां भी नहीं किया जा सकता है। क्या माहौल था अगले दिन जब रफ़ी मेंशन में लोग आने लगे, और एक बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिनको यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि ये क्या हो गया, अचानक कैसे हुआ, तो क्या नज़ारा था? बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, और बारिश तो ऐसी थी रिजवान मियाँ कि मतलब इट वाज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। आई मीन इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। और मैं तो पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसा अब्बा का इंतकाल हुआ, यकीन करना, हालांकि उस वक्त मीडिया इतनी नहीं होती थी, लेकिन बात ऐसी फैली अब्बा के बारे में कि दूसरे दिन नहीं, मैं समझता हूँ उसी दिन है ना, मतलब उस दिन के, मतलब अब्बा के इंतकाल के आधे घंटे में इट वाज स्प्रेड
कि अब रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया, रफ़ी साहब का, इट वाज स्प्रेड, बॉम्बे में तो हुआ बट आउटसाइड बॉम्बे लोगों को पता चला कि रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ। और जब जाहिर सी बात है अपना फिर अपना मैयत तो अपना दूसरे दिन ही जानी थी क्योंकि रात का टाइम था, तो बॉडी भी अपने काफ़ी टाइम के बाद मिली अब्बा की। तो ज़ोहर के टाइम और जुमा का दिन था, और ज़ोहर मतलब जुमा के बाद अपना जाना था अपना लेकर। आप यकीन करिए रिजवान मियाँ, जैसे मैंने बताया, बात तो ऐसी फैली कि जैसे आग लगती है तो किस तरीके से लोग बाहर, मतलब आउट ऑफ बॉम्बे, उन लोगों को पता चला, और दे वर इन मुंबई, उस वक्त तो बॉम्बे था, वो लोग बॉम्बे आए, जनाजा मिला उनको, मतलब दूर से लोग, पंजाब से लोग आए, मैं बता रहा हूँ दुबई से भी कुछ लोग आए थे, जो कि उन लोगों को पता चला, वो पता नहीं कैसे उन लोगों को फ़्लाइट मिली लोगों को, लेकिन दे क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल केम फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो, और अपना हिंदुस्तान से तो काफ़ी लोग आए थे, बाहर से लोग आए थे, एंड दे अटेंडेड द फ्यूनरल, जनाजा अपना दे अटेंडेड। और बदकिस्मती बोलूँ क्या बोलूँ पता नहीं, लेकिन हमारे तीनों भाइयों को अपना नहीं मिला। आप यकीन करें, अपना दफना के अब्बा को हम जब घर पहुँचे तब भाई लोग आए। अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है, और हम लोग बेशक अपना ज़्यादा देर तक हम लोग रखते नहीं हैं। भाई ने इजाज़त भी दे दी, तीनों भाइयों ने इजाज़त दे दी, आप लोग करिए, अगर हम पहुँच गए तो अच्छी बात है, नहीं पहुँचे तो अल्लाह की मर्ज़ी। तो उस हिसाब से अपना भाईजान, यकीन दफना के हम लोग घर पहुँचे ही थे, तो विद इन मिनट्स आई मीन दे वर एट होम। और ऐसा जनाजा आप यकीन करिए मैंने आज तक नहीं देखा। हो सकता है मैं मिनिस्ट्री लेवल या तो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री के अंदर मैंने ऐसा जनाजा नहीं देखा, वो आज तक नहीं देखा। आज तक नहीं देखा मैंने। जो अब्बा के टाइम पे जो जनाजा निकला था, आप यकीन करिए नहीं देखा। खैर, मैं नहीं चाहता कि इस बात पे और ज़्यादा डिस्कशन हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा संजीदा आप भी हो जाएंगे, और जाहिर बात है मेरी तो बात अलग है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा इमोशनल करें, तो क्योंकि बहुत सारे चाहने वाले हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उस दिन। अब रफ़ी साहब, मैं ये आपको क्योंकि मुबारकबाद के हामिल हैं कि रफ़ी साहब की लेगेसी को आपके साथ ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस पर भी हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनको नहीं मालूम, उनको बताना चाहेंगे कि मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट के नाम से 1 साल हो गए, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है फरवरी में, और आपके साहबजादे ने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और एक इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है जो पहला ऑनलाइन म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट है मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से। उसको माशाल्लाह बहुत कामयाबी मिली है इतने कम वक्त में, और ये बड़ी बात है कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट होने के बाद उसको कामयाबी मिली। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा जा रहा है, कैसा चल रहा है, और आपको कितनी उम्मीदें हैं अपने साहबजादे के साथ? मैं माशाल्लाह अपना मेरा बेटा जिसका नाम फ़ुज़ैल है, फ़ुज़ैल माशाल्लाह से अपना उसने मुझसे पूछा कि अपना पापा आई वांट टू डू दिस, मैं चाहता हूँ, हालांकि वो अमेरिका में है माशाल्लाह से, और वो कह रहा था कि पापा आई वांट टू डू दिस। मैं बोला बेटा देखो एक बात मैं बताऊँ तुम्हारे को, तुम जो करना चाहते हो वो तुम करो, बेशक मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ, लेकिन ये ध्यान रखना कि जिसका तुम इंस्टीट्यूट खोल रहे हो वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, तो ये ध्यान रखना कि मतलब उस नाम पे कभी आंच नहीं आने देना बेटा। बोले नहीं पापा आप बेफिक्र रहिए, पापा अपना जाहिर सी बात है मैं खुद समझता हूँ, एंड आई डू रिस्पेक्ट माई फादर, माई ग्रैंडफादर, एंड आई लव हिम ऑल्सो। उसने ये कहा आई लव हिम हेल ऑफ अ लॉट। तो मैंने बोला बेटा बस ये दिमाग में रखो कि मतलब उनके नाम पे कुछ आंच नहीं है, मेरी दुआएं और इंशाअल्लाह सबकी दुआएं तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा, तुम करो, बिस्मिल्लाह करो और आगे बढ़ो। एंड माशाल्लाह से इज़ डूइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन करिए लॉकडाउन के टाइम पे भी अपना ही वाज डूइंग एक्सीलेंट। इतने लोग जुड़े हमारे अपने MRMI से कि मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि अरे माशाल्लाह इज़ डूइंग गुड।
और दूसरी बात ये कि मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी 31 आज भी देखिए 42 साल हो गए हैं अब्बा को गुज़र के, लेकिन उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, ये जो तादाद हैं फ़ैन फॉलोइंग की, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। आप यकीन करें कि अपना जो यंग जनरेशन है वो भी जानना चाहते हैं कि रफ़ी साहब, आई मीन उनके गले में क्या था, उनकी आवाज़ में क्या था। आई मीन दे आर सो, एंड जो बच्चे पैदा हुए उनके इंतकाल के बाद भी सो मेनी पीपल कम टू आवर हाउस, यहाँ पे आते हैं और उन वो बस ये है कि मतलब उनके, मैं बोला बेटा तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब उनका इंतकाल हुआ था। बोले फिर भी जो हम बस उनको सुनते 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 हमको समझ भी नहीं आ रहा कि उनकी आवाज़ में क्या था। उनकी आवाज़ ऐसे अपने ऊपर वाले ने क्या दी कि मतलब अपना दुनिया को जादू आवाज़ थी उनकी। तो मैं बोला कि ये तो आप लोग आवाज़, लेकिन उनकी इंसानियत भी देखते या सुनते। बोले नहीं, हमने सुने उनके इंसानियत के बारे में, ये तक बोलते उन लोग, इसीलिए हम जानना चाहते हैं। तो बहुत लोग आते हैं। तो दिस वे फुज़ैल हैज़ डन क्वाइट अ लॉट थिंग्स, और माशाल्लाह अपना जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में जो सिखाया जाता है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे। एंड ही हैज़ मेंटेन्ड दैट थिंग कि जो गुरु हैं उनके इंस्टीट्यूट में, दे आर वेरी वेल वर्स्ड इन दिस सेंस, वेरी लर्नड, एंड बहुत अच्छे अच्छे अपने उस्ताद हैं जो कि हर चीज़ उनको जो भी अपना वोकल है या इंस्ट्रूमेंटल है, दे आर वेरी गुड इन ऑल दिस, एंड द वे दे टीच बहुत अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब ही इज़ डूइंग दिस। एंड सेकेंड थिंग, अपना जैसे 31 के दिन मतलब लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने काफ़ी कुछ बंद करके रखे थे, लेकिन इस बार अपना इंशाल्लाह अपना हम लोग जैसे अपना फुज़ैल हैज़ डन वन थिंग कि ये जो अवार्ड रूम है, जैसे म्यूज़ियम टाइप बताते हैं इनको, तो ही हैज़ डन अ 3D टाइप ऑफ वीडियो। तो उस हिसाब से अगर अपना कोई अपना देखना भी चाहे तो इफ़ दे कैन नॉट कम इन टू दिस प्लेस, तो वो अपना आराम से अपने वीडियो अपना फ़ोन पे या लैपटॉप पे कहीं पे भी अपना वो 3D पे अपना आप देख सकते हैं। एंड एकदम माइन्यूटली, आई मीन यू कैन सी दैट। जो रफ़ी साहब को चाहते हैं, सबकी ख्वाहिश है वो एक बार यहाँ पर आके बैठें या अवार्ड रूम देखें कि रफ़ी साहब को कितने एजाज़ से नवाजा गया है ज़िंदगी में। मुझे लगता है तो कम होंगे और भी, क्योंकि जगह छोटी पड़ती है। तो आप MRMI की जो वेबसाइट है उस पर 3D व्यू देख सकते हैं, यानी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप मौजूद हैं इस कमरे में। तो ज़रूर देखिएगा एक बार। अच्छा, 31 जुलाई बरसी जो है रफ़ी साहब की, MRMI की तरफ से फुज़ैल साहब क्या करने जा रहे हैं या आप लोग क्या करने जा रहे हैं? इस बार अपना फुज़ैल 31 जुलाई के दिन एक्चुअली लाइव कर रहा है। ही इज़ नॉट डूइंग ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन नहीं कर रहा है वो, क्योंकि इतने अपना लाइव हो रहे हैं। तो ही सेड अपना ही स्पोक टू हिज मदर, और फिर अपना शी स्पोक टू मी कि मतलब अपना वो ये करना चाह रहे हैं। मैं बोला प्लीज़ गो अहेड, नो प्रॉब्लम, इस बार नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, उसके बाद कर लेंगे। तो उस हिसाब से अपना ही इज़ डूइंग समथिंग लाइव, एंड आई डोंट थिंक ही इज़ डूइंग एनीथिंग इन इंडिया, ही इज़ डूइंग इट अब्रॉड। हाँ, बाहर ही कर रहा है वो। तो आई थिंक ही इज़ गोना डू समवेयर इन अमेरिका ओनली। तो वहाँ पे वो लाइव कर रहा है, और ही इज़ गोना लेट अस टू, आजकल में बता देगा वो क्या हो रहा है। ये बताइए कि कितनी उम्मीदें हैं आपको, क्योंकि एक साल में हो सकता है कि जब आपने कहा कि नाम बहुत बड़ा है मोहम्मद रफ़ी, और इस नाम की शुरुआत कर रहे हो क्योंकि पोते हो, और दादा का अक्स पोते में नज़र आता है ये भी कहते हैं, तो थोड़ी सी घबराहट, नर्वसनेस आपको तो होगी, ज़ाहिर बात है। लेकिन अब एक साल बाद, क्योंकि एक साल में माशाल्लाह बहुत कामयाबी उनको मिली है इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए, तो क्या थोड़ा सा बोझ आपके भी कम हुआ कि नहीं सही रास्ते पर चल रहा है? हाँ, इस बारे में तो मैं बता सकता हूँ कि मतलब जब शुरू किया था अपने फुज़ैल ने, तो मैं बहुत घबराया हुआ था। मतलब डर रहा था कि मतलब ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से ये अपना शुरू करेगा और किस तरीके से। लेकिन खैर उसकी माँ के साथ वो अपना जुड़ के दोनों बहुत सोच समझ के उन लोग आगे बढ़े, और माशाल्लाह से एक साल हो गए हैं। एंड अब थोड़ी सी जो टेंशन था मुझे वो थोड़ा सा कम हो गया है, और माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बहुत ही सिस्टमेटिक से अपने वो काम कर रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी। एंड बस सब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि उन लोगों को कामयाबी दे और तरक्की दे और बरकत दे। बस ये भी सुना हमने कि इस इंस्टीट्यूट के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत
फिरदौस आपा की, हम तो उनको आपा ही कहते हैं। जी, जी, आपकी जी। जो अहलिया हैं बहुत जी, कम जी, लोग जी, जानते जी। हैं उनके बारे में। जी, जी। सबसे ज़्यादा मेहनत, सपोर्ट और दिन रात लगे रहना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी अहलिया अपना, जिनका नाम है अपना फिरदौस, उसने काफ़ी मेहनत करी है अपने बच्चे, अपना मेरे बेटे को लेकर, अपना फुजैल को लेकर, और ज़्यादा अपना फीडबैक वही दे रही थी, सही देखा जाए तो। और कुछ जहाँ पे अटकते थे दोनों भी, तो फिर मुझसे पूछा जाता था, ऐसा होता था। तो अल्लाह का करम है कि मतलब अपना इट वाज अ टीम वर्क। ये नहीं कि मतलब वो अपना कर रहा है या तो ये कर रही है या तो मैं कर रहा हूँ, नहीं। एंड द पीपल इन्वॉल्व इन MRMI, ये पूरी की पूरी एक फैमिली की तरह है। मैं अपना, हम तीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं जो बता रहा हूँ, जो भी टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, वी ऑल आर लाइक अ फैमिली। और जो भी फीडबैक होती है, कभी मालूम पड़ा कि कोई बोल दिया कि अपना मैम ये अपना गलत है, यहाँ पे ये ऐसा, तो वी लिसन टू दैट और ऑथेंटिसिटी लेकर आते हैं वो चीज़ को। तो उस हिसाब से आई एम हैप्पी कि मतलब दिस इंस्टीट्यूट इज़ टेकिंग इट्स शेप। बिल्कुल। रफ़ी साहब पर फिर से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे जी। वक्त थोड़ा सा ले रहे हैं, आपको माफ़ी भी चाहते हैं इसके लिए। मोहम्मद रफ़ी साहब, क्योंकि एज अ फादर देखें तो आप बहुत मिस करते होंगे उनको अभी भी। बेशक बेशक। और ज़िंदगी भर जब तक आप, अल्लाह आपको और उम्र दे, लेकिन जब तक कोई जी, भी बिल्कुल, बेटा है वो बिल्कुल। बाप को अपने मिस बेशक, करता है, बेशक। चाहे वो द मोहम्मद रफ़ी भी नहीं होते तब भी उनको याद किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो क्या आपको उनकी कोई ऐसी बात याद रहती हो, क्योंकि आप तो छोटे थे जब उनका इंतकाल हुआ, 19 साल शायद आपकी उम्र थी उस वक्त। 18.5। जी। आपने उनके साथ सफ़र भी किया, मोहम्मद अली जी, बॉक्सर जी, थे, उनसे भी आप मिले थे, वो भी मैं जानना चाहूँगा। तो कौन सी ऐसी ख़ास बात रफ़ी साहब की, या सिर्फ बात नहीं, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन भी होता है कि फ़ादर को देखकर उसकी आदतें वो हम इनटेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसा है कि मतलब हमारे अब्बा एकदम सीधे इंसान थे, सादगी उनमें भरी थी, कूट कूट के भरी हुई थी कि मतलब अरे ऐसा इंसान इस इंडस्ट्री में हो सकता है, इतनी सादगी। कभी अपने आप को ये नहीं समझते कि मैं मोहम्मद रफ़ी हूँ ना, तो एक इंसान है, हम भी इंसान हैं। हमारे अब्बा कितनी सीख देते थे हम लोगों को, बेटा कभी अपने ऊपर देख कर चला मत करो, नीचे ठोकर खा लोगे, हमेशा नीचे देखा करो, कभी पत्थर बीच में आए तो साइड कर दो या तो फिर सीधा साइड से निकल जाओ। कहने का मतलब उनका ये था कि कभी अपने आप में घमंड नहीं लाना। जिस दिन तुमने घमंड लाए अंदर अपने, तो ये समझ लेना कि अल्लाह ताला नाराज़ है और तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इतने बड़े इंसान होने के बाद आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल क्या दूँ, मतलब हकीकत है ये, मिसाल नहीं सॉरी, ये हकीकत, एक किस्सा हुआ है। एक फिल्म थी नसीब, जिसमें अमित जी और अपना अब्बा का गाना था, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। नसीब के टाइम पे तो अपना माशाल्लाह अल्लाह का करम है, रफ़ी साहब का नाम बहुत ऊंचे पे था कि हाँ मोहम्मद रफ़ी कोई सिंगर है, बहुत बड़ा सिंगर है, मतलब एवरीबडी न्यू दैट। अब उनकी सादगी बताता हूँ मैं कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे उन्होंने गाना गाया, अमित जी साथ में गाए, दोनों ने गाना गा के, आप यकीन करिए जब वो आए घर पे, अब जब घर पे आए तो हमको मालूम है, लेकिन वो गाड़ी में अपना क्या क्या सोचते होंगे मुझे, हम लोग को नहीं मालूम। लेकिन जिस टाइम पे वो घर पे आए तो सब बच्चों को बुलाए, बोले आओ आओ इधर आओ इधर आओ, आज तुम्हें पता है आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। तो हम लोग भी बच्चे थे उस वक्त, तो मैं बोले कि अपना अच्छा अब्बा वो कैसे दिखता था, वो कितना लंबा था, उसने क्या पहना था, उसके जूते क्या थे, उसकी घड़ी क्या थी, मतलब हम अमिताभ बच्चन के बारे में पूछते, ये भूल गए थे कि हमारे अब्बा भी इतने, और वो खुद भी भूल गए थे, वो खुद भी भूल गए थे कि मतलब मैं कितना बड़ा इंसान हूँ। वो क्योंकि वी नेवर थॉट, वो कभी नहीं सोचे, भूल क्या गए, वो कभी सोचते भी नहीं थे कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ या बहुत बड़ा आदमी हूँ ना। इसलिए तो वो सीख हमको ऐसी देते थे। वो बोले कि मैं आज अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया और उसने जो गाना गाया बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत खुश हो गया। मैं बोला अरे, फिर मतलब सब बच्चे अपना, ही वॉज सी द मॉडेस्टी ऑफ द पर्सन। मॉडेस्टी ऐसी है कि मतलब अपना खुद एक इतने बड़े इंसान, इतने बड़े गायक, इतने बड़े शख्सियत होने के बावजूद
ही डिड नॉट नो हु ही वॉज, बट लेकिन आगे जो अमिताभ बच्चन वो सुपरस्टार, उनके बारे में बोले कि मैं आज उनके साथ गाना गाया, उनको फ़ख्र महसूस हुआ कि आई सैंग विथ हिम। एक बचपना होता है। आप ये सोच सकते, क्योंकि उनमें था वो बच्चों के साथ, और बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो उनका डेली रूटीन क्या था? मान लीजिए रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग तो बैक टू बैक होती थी कभी, लेकिन दिन भर जब आप उनको घर में देखते थे क्या करते थे? हम लोग के साथ कैरम खेलते थे, बच्चों के साथ कैरम खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, और कभी कभी क्रिकेट भी खेलते थे। अरे ये सब तीनों के साथ, ये तो छोड़िए, पतंग उड़ाने का बहुत शौक था अब्बा को। तो अपना कभी अपना पतंग का जब जैसा सीज़न होता है तो बोले चलो कुछ करने को नहीं है, चलो पतंग उड़ाते। तो टेरेस पे जाते थे हम लोग, चरखी वो फिरकी क्या बोलते, चरखी बोलते, चरखी अपने पकड़ते थे अब्बा की, और अब्बा पतंग उड़ा देते। तो हम लोग को बस यही, तो बोले आओ आओ इधर आओ, पकड़ना है, बस पकड़ना, यूं कुछ नहीं करना, सिर्फ पकड़। तो हम लोग पकड़ के रखते थे कि हम अब्बा की पतंग उड़ा। तो ये था वो, मतलब बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। एंड ही यूज्ड टू लव दैट। क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, कैरम खेलते थे। कैरम तो इनका अभी भी इधर ही पड़ा हुआ है। अच्छा, इस घर की बात करें, रफ़ी विला था पहले, ये अब रफ़ी मेंशन है जी। तो रफ़ी विला कैसा हुआ करता था? और उससे पहले भी कोई और बंगला था, या रफ़ी साहब जो भिंडी बाज़ार से जब वहाँ रहते थे तो उसके बाद सीधा यहाँ सेटल हुए? ये अब्बा का लास्ट बंगला था। अच्छा। रफ़ी विला। रफ़ी विला जब लास्ट बंगला कैसे था कि मतलब ये बंगला था ग्राउंड +1, पूरा प्रॉपर बंगलो था विद अ ब्यूटीफुल लॉन भी। लॉन को तो अपना अब्बा ने निकाल दिए थे, अपना टाइल मतलब अपना सॉलिड कर दिए थे, लेकिन कोने पे अपने पूरी अपना पेड़ वेड़ लगा के रखे थे, और बाउंड्री वॉल था, सब कुछ काफ़ी ऊंचा तक। पहले नहीं था बाउंड्री वॉल, लेकिन अब्बा के, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अपना सेलिब्रिटी कुछ भी कोई भी अंदर आ सकता है, तो काफ़ी ऊंचा तक अपने बाउंड्री वॉल लगा दिए थे। एंड ये जब बना था, जब भिंडी बाज़ार से जब अब्बा आए तो ही वॉज नॉट स्टेइंग इन अ बंगलो, ही केम टू बैंड्रा, वी वर स्टेइंग इन मैरिएटा अपार्टमेंट 1 फ्लोर, एक फुल फ्लोर था अपना, ये एल्मेडा पार्क के पास सामने एकदम। तो वहाँ पे हम लोग रहते थे। पगड़ी की बिल्डिंग थी जिसमें से फर्स्ट फ्लोर हमारा था, तो वहाँ पे हम लोग रहते थे। फिर वहाँ से अब्बा को मतलब थोड़ी सी तरक्की हुई, तो एक रहमत मंजिल करके ये बाबा हॉस्पिटल के पास, वहाँ पे अपने उन्होंने घर ले लिए थे। बंगला टाइप था, लेकिन वो बंगला भी चौल टाइप दिखता था। अच्छा। चौल टाइप दिखता था लेकिन था बंगला। आप समझे ना कि मतलब जैसे चौल कैसी होती थी, एक वरांडा होता था, फिर कमरे ऐसे ऐसे होते थे, वैसा। फिर अब्बा ने बोले यार इसको तो पूरा बनाना चाहिए अच्छी तरह से, प्रॉपर बंगलो। तो फिर हम लोग वहाँ से शिफ्ट होके, कि देखिए कितना बदले, वहाँ से शिफ्ट होके हम लोग गए इब्राहिम मंजिल, जो कि माउंट मेरीज पे, वहाँ पे फ्लैट में रहते थे, जहाँ पे अजीत साहब भी रहते थे। अच्छा। अजीत साहब नीचे रहते थे, हम लोग ऊपर रहते थे। क्यों? क्योंकि ये बंगला बन रहा था, ये अब्बा ने पूरा डिमोलिश करके इसको बना रहे थे, काफ़ी टाइम लग गया था इसको बनते बनते। तो और जो पत्थर थे वो अपना अब्बा खुद जाते थे अपना मुमरा से पत्थर लेकर आते थे, वो जो प्रॉपर दरिया का जो होता था ना पत्थर, वो काफ़ी अच्छी तरह से लगाए थे उन्होंने। तब अपना इब्राहिम मंजिल से फिर अपना वहाँ से निकल के फिर हम लोग रहमत मंजिल नाम था उनका, वो बिल्डिंग का। अभी तो ग्रीन व्यू रख दिया, क्योंकि जब अब्बा ने बेचे थे तो कोई मद्रासी थी, उन्होंने चेंज कर दिया था। तो रहमत मंजिल में आए। रहमत मंजिल में अब्बा ने फर्स्ट एंड सेकंड 2 फ्लोर थे, नीचे स्टिल मतलब पूरा ओपन, बच्चे खेल सकते थे, क्रिकेट खेलें, कुछ भी खेलें, मतलब इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बंगलो टाइप, और जिसमें लिफ्ट लगाए थे अब्बा ने। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड पे जाने के लिए लिफ्ट लगाए थे। उस टाइम पे लिफ्ट लगाना भी बहुत बड़ी बात थी कि मतलब कोई कौन लगाता था। नहीं, मैं लेट 60s की बात कर रहा हूँ मैं, 60s, हाँ लेट 60s। तो अपने अब्बा ने लिफ्ट भी लगाए थे, और काफ़ी मतलब ह्यूज बंगलो इट वाज, काफ़ी बड़ा था, काफ़ी रूम्स थे माशाल्लाह से। फिर अब्बा उनको शौक़ था घर चेंज करते रहने का, तो वहाँ से अपना थोड़ा सा अपना मज़ा आया, ठीक है चलो कहीं और चलते हैं। फिर गिरनार अपार्टमेंट्स गए हम लोग, पाली हिल पे।
पाली हिल पे गिरनार अपार्टमेंट्स में वन फुल फ्लोर, अब नहीं फुल फ्लोर तो नहीं है, सॉरी, 5th फ्लोर वॉज मिसिंग फ्लैट। तो वहाँ पे रहे काफ़ी देर, आई थिंक इट वॉज अ 3 or 4 बेडरूम, आई डोंट रिमेंबर नाउ। हम लोग काफ़ी छोटे थे उस वक्त। तो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा फ्लैट था, तो बहुत बड़ा फ्लैट था। फिर उस टाइम पे अब्बा का दिल भर गया, और उस वक्त ये सब खैर वो तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो वहाँ से फिर निकल के अब्बा सीबर्ड गए। अच्छा, सीबर्ड अपना बैंड स्टैंड पे एक 17 माले की, दैट वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन बांद्रा दैट टाइम। अच्छा, उससे लंबी बिल्डिंग कोई नहीं थी। दैट वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, 17 माले की, और 17 माले पे लिए थे अब्बा ने फ्लैट। वी वर स्टेइंग ऑन द 17th फ्लोर। तो वहाँ पे अपना ऐसा पूरा दरिया, सामने एकदम दरिया है, कुछ है ही नहीं उधर। बैंड स्टैंड की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे अभी सलमान रहते हैं उसके थोड़ा सा आगे जाइए तो सीबर्ड है। फिर वी वर आई थिंक द सेकेंड टेनेंट्स इन दैट बिल्डिंग। टेनेंट्स मतलब ओनर्स। वी वर द सेकेंड ओनर्स। देयर वाज आई थिंक ऑन द 10th or the 11th फ्लोर कोई आया था, वी वर द सेकेंड। फिर उसके बाद रेखा जी ने ली और काफ़ी लोगों ने लिए वहाँ पे, विनोद मेहरा, इन लोग सब लोगों ने उधर ली। वहाँ से फिर निकल के अब्बा ने फिर ये रफ़ी विला ये लिए थे, लेकिन ये बना नहीं था। तो टेम्प्रेरी अब्बा ने गुलशराबाद, हमारी बहन का घर है, उसके ऊपर एक फ्लैट था, 1 रूम। अच्छा, 1 रूम और किचन था। टेम्प्रेरी रह रहे थे जब तक ये बन रहा है। बोले अपने लेने की ज़रूरत क्या, जब बंगला बन रहा है हमारा तो फिर अपना ले लेंगे बाद में। तो उधर टेम्प्रेरी खरीद भी लिए थे अब्बा ने। ये भी नहीं कि रेंट पे रह रहे हैं, खरीद लिए थे। फिर उसके बाद अपने जब वो ये जब ख़त्म हुआ, देन वी शिफ्टेड ओवर हियर। फिर ये रफ़ी विला था। तो आप लोगों को क्योंकि याद होगा, इतना बताया कि इतने घर माशाल्लाह रफ़ी साहब ने घर बदले हैं। कभी वालदा आपकी परेशान होती थी कि क्या कर रहे हो? बहुत शिफ्टिंग में बहुत परेशान। अम्मा तो बोलती मैं तो परेशान होगी इनसे यार, कितना घर बदलते रहते हैं। जब ये 2-3 साल में फिर बदले, 2-3 साल में फिर, क्या है ये, ऐसा लग रहा है जैसे कपड़े बदल बहुत। अम्मा तो बहुत ही अम्मा परेशान हो जाती थी, बोली कि आप बस एक ही जगह रहिए, क्यों अपने घर गाड़ी। अरे नहीं, बस अच्छा लगता है ना नई नई घर में जाने के लिए। तो इसके लिए उनको शौक़ था, एक तो गाड़ियों का शौक़ था और एक घर का शौक़ था, घर बदलना। अच्छा, घड़ी का भी शौक था, घड़ी पहनने का। हाँ। तो कोई घड़ी अभी बची है रफ़ी साहब की से यादगार के तौर है मेरे पास, एक है, एक अपना हमारे बड़े भाई के पास है लंदन में, एक है वो तो उनके पास रोलेक्स है, मेरे पास ओमेगा है। तो अम्मा ने दे दी थी हमारे को एक दी थी, एक भाईजान को दी थी। मेरे से बड़े हैं, बाकी 2 से छोटे हैं, उनको दी गई थी। हाँ, और काफ़ी चीज़ें हैं। देखें आपके मोहम्मद रफ़ी साहब के साहबजादे शाहिद रफ़ी साहब सबसे छोटे बेटे थे। बहुत सारी बातें बताई हैं, और कहीं ना कहीं बहुत लोग कहते हैं कि बिल्कुल हूबहू रफ़ी साहब की तरह आप दिखते हैं। तो बस एक छोटी सी बात आखिर में ये जानना चाहेंगे कि रफ़ी साहब की तरह तो माशाल्लाह आप दिखते हैं, आप याद ताज़ा हो जाती है रफ़ी साहब को, जिन लोगों ने नहीं देखा तो आपको। लेकिन रफ़ी साहब की तरह दिखते तो हैं, लेकिन क्या रफ़ी साहब की तरह बन पाए? नहीं बहुत बहुत मुश्किल है। बाप होता है सर जी। बाप के ऊपर तो नहीं जा सकते, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत कुछ हमने सीखा है, ऐसा नहीं कि नहीं, बेशक हमने सीखा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब यू हैव टू बी नाइस टू एवरीबॉडी, बस। तो कुछ चीज़ें अपना आई है, लेकिन बोलते ना, कभी कभी बोल देते हैं बाप पे नहीं गया ऐसा बोलते थे। अरे भैया कैसे जाऊँ यार, अपना अब्बा तो हर चीज़ में अपने दानी थे, क्या कुछ तो रखो अपने जेब में। तो मैं तो बताऊँ कि अपना सच में, हालांकि ये सब बोलने की बात नहीं है, लेकिन अगर अब्बा वाकई में संभालते ना चीज़ें, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आधा बांद्रा हमारा होता, बेशक आधा बांद्रा हमारा होता। इतना माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अपना नवाजा था अब्बा को। इज़्ज़त में तो था ही था, शोहरत में भी बहुत था, बहुत। लेकिन उनकी जो बातें थी, इसी वजह से तो लोग याद करते हैं आज। यही तो वजह है। 42 साल हो गए, लेकिन याद आज भी करते हैं लोगों ने भूला नहीं है अब्बा को। यही वजह है, उनकी सादगी, उनकी
दयालुपना और मतलब एवरीथिंग, ही वॉज अ परफेक्ट गुड ह्यूमन बीइंग इन शॉर्ट। आप देखें कोई ऐसा सिंगर नहीं है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का या मैं समझता हूँ दुनिया में कि जिसको भगवान समझ के पूजा जाता हो। हिंदुस्तान में आप देखें जगह जगह जो गैर मुस्लिम है वो भगवान मानते हैं, बाकायदा मंदिर बना रखा है अपने घर में, तस्वीर रख के पूछते हैं। तो ऐसा कोई सिंगर है ही नहीं, आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी ढूंढ लीजिए, तलाश लीजिए। और इसकी वजह यही है कि आपने कहा कि ऐसा इंसान तो आ नहीं सकता और अल्लाह ने उनको चुना था। जैसा आपने कहा कि आधा बांद्रा माशाल्लाह आप लोगों का होता, लेकिन क्योंकि अल्लाह ने उनको ज़रिया बनाया था, बहुत लोगों के घर चलते होंगे उनकी वजह से, बहुत लोगों का रोज़गार चलता होगा या उनकी ज़िंदगियां बदली होंगी रफ़ी साहब की वजह से। तो ये रफ़ी साहब बखूबी समझते थे और यही वजह है कि जितना उनको सब्र शुक्र हुआ उतना उन्होंने रखा अपने पास। शाहिद साहब बहुत अच्छा लगा वाकई आपसे बात करके और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, बातें तो बहुत सारी होती हैं लेकिन क्योंकि आप भी मसरूफ़ बहुत रहते हैं और ये मौका आपने दिया फिर से हमें, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। बस एक आखिर में ऑडियंस के लिए क्या पैगाम जो रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं? मैं बस ये कहना चाहता हूँ अब्बा के फैंस और चाहने वालों से कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग की मोहब्बत, आप लोग की दुआएं सिर्फ अब्बा के लिए नहीं, उनकी फैमिली के लिए, उनकी बदौलत हमें भी अपने दुआएं मिल रही है, जो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोग सबका। और बस ऐसे ही हमको दुआएं देते जाएं और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।